नमस्कार। आप लोगों ने न्यायिक क्षेत्र में एक लैंडमार्क जजमेंट का नाम अक्सर सुनते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी पढ़ते हैं और जुडिशियल क्षेत्र से जुड़े लोग भी। वो लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जजमेंट अब तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 जजों की बेंच द्वारा पारित हुआ था, जो संसद के संशोधन शक्ति पर और संविधान के मौलिक अधिकारों के संशोधन की सीमा का परीक्षण करना था। केशवानंद भारती केस का बेसिक इशू ये था कि केरला सरकार ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, जो 1969 में अमेंड हुआ और उसमें स्टेट को ये पावर दिया गया कि वो सारी ऐसी ज़मीनों को जो एक लिमिट से ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स होल्ड करते हैं उन एक्सेस ज़मीन को एक्वायर करके गरीब और भूमिहीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का जो एक डेमोक्रेटिक लायबिलिटी है स्टेट की, इसके तहत जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को 1969 में केरला स्टेट ने अमेंड कर दिया। इसके तहत जो धार्मिक जो संस्थाएं, मठ आदि की भी जो जमीनें थी, उनको भी उस अधिग्रहण की सीमा में लाया गया, जिसमें केशवानंद भारती के जो मठ था उसकी जमीनों को भी एक्वायर कर लिया गया। इससे पीड़ित होकर केशवानंद भारती ने अपने मठ के पक्ष से लैंड एक्विजिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 अमेंडेड इन 69 के कॉन्स्टिट्यूशनल वायरस को चैलेंज करने के लिए आर्टिकल 32 में एक पिटीशन फाइल किया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट और चैलेंज किया कि क्या लेजिस्लेचर को पावर प्राप्त है कि किसी भी नागरिक के उन मौलिक अधिकारों का जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, क्या उसको वायलेट कर सकता है किसी एक्ट के द्वारा, लाइक लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। इस एक्ट के चैलेंज के साथ जो मुद्दे और भी आए, वो मुद्दे थे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी और सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस की वैलिडिटी। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इशू डिसाइड किए गए, जो इशू फ्रेम किए गए इस पिटीशन के, उन इशू के बिंदुओं में 2 बिंदु मुख्य थे। पहला, क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या संवैधानिक रूप से वैलिड है। दूसरा, क्या भारतीय संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के असीमित संशोधन का पावर है। इन 2 बिंदुओं पर याची केशवानंद भारती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाना पालकीवाला अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने जो अपना पक्ष रखा उसमें मूल रूप से ये था, और ये पिटीशन 1970 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में फाइल हुई।
उसमें था कि क्या संसद को संविधान के मौलिक ढांचा को भी संशोधन करने का पावर है। वो मौलिक ढांचा जो मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, क्या उसको भी संशोधन किया जा सकता है। और क्या सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 में, जिसमें 368 के संशोधन की सत्य की चर्चा हुई, जिस पर उस केस में सुप्रीम कोर्ट का अभिमत आया, क्या उस केस में क्या अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून का अर्थ साधारण विधान समझा जाए या संवैधानिक संशोधन समझा जाए। सज्जन सिंह के केस में जस्टिस मधोलकर द्वारा दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को क्या अडॉप्ट किया जा सकता है। यद्यपि सज्जन सिंह के केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का सर्वसम्मत से निर्णय था कि 368 के अनुच्छेद के संविधान द्वारा दिए गए प्रदत्त पावर में संसद को संविधान की संशोधन करने की असीम शक्ति, लेकिन उस बेंच के एक सदस्य जस्टिस मधोलकर ने बेसिक स्ट्रक्चर का भी डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया था, जो आकर केशवानंद भारती केस में कंसीडर हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये उठाया गया कि क्या 24 संविधान संशोधन 19(1) और 19(F) का वायलेशन माना जा सकता है। याची पक्ष के इस पक्ष के काउंटर पार्ट में स्टेट ऑफ केरला का जो पक्ष था, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी रिस्पॉन्ड कर रही थी, जिसमें स्पेशली इस बात पर बल दिया गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट सुपरमेसी गिव द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से विपक्षी ने अपने रेशियो ऑफ लॉ में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को एक बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के रूप में प्रस्तुत किया। जो गोलकनाथ की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उसमें याची की तरफ से एक पक्ष था कि राइट ऑफ गारंटी जो दिया गया है भारतीय नागरिक को अंडर आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 31 कंपनी इक्वलिटी, आर्टिकल 19(1) एंड F फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी को क्या ऐसे प्रोविजन को, ऐसे जो प्रदत्त फंडामेंटल राइट है, क्या संसद इस राइट को अपने पावर से अमेंड कर सकती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संशोधित 24th अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वायरस को भी चैलेंज किया गया था, जिसमें ट्वेंटी-फिफ्थ के अमेंडमेंट को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इसको अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिया और 24th अमेंडमेंट को कंफर्म कर दिया। और इसके साथ में जो एडनीर मठ जो
हिंदू मोनेस्ट्री का वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी का जो लैंड एक्विजिशन का मामला था उसको भी कंफर्म कर दिया। यानी केस का रिजल्ट केशवानंद भारती के विपक्ष में गया और एक्विजिशन को वैलिड माना। और इसी मुकदमे के ही दौरान भारत सरकार ने 1971 में एक नया संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13(2) को अमेंड कर दिया, जिसमें मुआवजा की राशि को राशि में परिवर्तित कर दिया और 31C जोड़ दिया, 31C जोड़ दिया फंडामेंटल राइट में, और कहा कि जो सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए संविधान को असीमित शक्ति संसद को असीमित शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधन कर सकती है। और इसे 13(1) में एक वैधानिक अमेंडमेंट नहीं अपितु बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा जाएगा। और इसके वायलेशन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह से जो RC कपूर के जजमेंट 1970 के जजमेंट को डाल्यूट कर देते हैं, जिसमें इस विषय का विधान था कि मुआवजे की मामले में बैंक दर और बाजारू राशि को निश्चित रूप से आधार बनाया जाए। इस RC कपूर जजमेंट 1970 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न्यूलिफाइड करार दी। इस तरह से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट में जहां केशवानंद भारती के जो चैलेंज किए गए इशूज थे, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को वैलिड माना और संसद के पावर को, अमेंडमेंट के पावर को, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को असीमित माना, लेकिन उसने कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। यद्यपि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इस बड़ी खंडपीठ ने कोई खास बात नहीं बताई, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेकुलर और सॉवरेनिटी जो है 3 शब्द जोड़ा गया, जिसे सब्सिक्वेंट डिसीजन में बेसिक स्ट्रक्चर के एक कंटेंट्स के रूप में देखा गया। यद्यपि केशवानंद भारती तक ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज नहीं आए थे, कोई ऐसा जुडिशियल व्यू नहीं आया था जिसमें संविधान के मूल ढांचे को पढ़ा जा सके। संविधान के मूल ढांचे में इन्हीं जो प्रियम्बल के पार्ट थे, इसी से मूल ढांचे का हम अनुमान लगाते हैं। इस तरह से देखते हैं कि सज्जन सिंह केस और केशवानंद भारती केस में जो उसके पूर्व के जितने भी जजमेंट थे, जैसे गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 को ओवर रूल कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल अमेंडमेंट का पावर है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इस तरह से
केशवानंद भारती के 13 खंडपीठ में 7 और 6 के बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आर्डर पास होता है और 24th अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। 25th अमेंडमेंट को वैलिड डिक्लेयर किया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंफर्म कर दिया गया और गोलकनाथ केस 1967 को ओवर रूल कर दिया गया और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को कंफर्म कर दिया और बस केवल इतना कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह से इस पूरे केशवानंद भारती के जजमेंट में सब रूल 2 पर भी विस्तृत चर्चा की और 13(2) के रूल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है इसको जो 1971 में संशोधन किया गया था 25th अमेंडमेंट से, उसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसमें एक चीज और भी कही थी कि कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है तो महामहिम उसे अपनी सहमत देने के लिए पाते हैं और उसे एक सामान्य संशोधन नहीं अपितु संवैधानिक संशोधन माना जाएगा और वो जो है एक बाइंडिंग संवैधानिक प्रोविजन होगा और इस तरह के जो केशवानंद भारती का केस आया वो संवैधानिक पीठ की सबसे बड़ी जो है एक केस का जजमेंट था जो 1973 में 7-6 से पास होता है। यद्यप जो इशूज थे वो सब केशवानंद भारती के विपरीत गए और केशवानंद भारती का जो लक्ष्य था, जो उनका क्लेम था, वो रिजेक्ट हो गया। धन्यवाद।